देखो जी, सबसे पहले हम करेंगे क्या, राउटर EIGRP AS नंबर 10, नो ऑटो, क्योंकि मैं पुराना iOS यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्क 000000। देखो सर, ये आसान तरीका है, आप लोग मत करिएगा। ये फिलहाल मुझे पूरे कंप्लीट राउटर के ऊपर EIGRP चलानी थी, तो मैंने इसीलिए इस मेथड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। PBR एंड IPSLA हम पढ़ रहे हैं, PBR और IPSLA एक साथ। IPSLA याद है, थोड़ा सा मैंने बताया भी था, है ना। तो हाँ, तो अब हम उसको PBR के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से होगा वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले राउटिंग टेबल पे जाते हैं। इसके 3 नेबर हैं, ऑब्वियसली 3 ही होंगे। अगर मैं इसकी डू शो IP राउटिंग टेबल में जाऊँ तो मेरे पास डू क्लियर IP EIGRP नेबर्स, वैसे तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए थी। एक बार और कर देता हूँ, डू शो IP राउट, नहीं आ रही है। देखो, डू शो IP EIGRP नेबर टोपोलॉजी। तो अगर मैं टोपोलॉजी पे जाता हूं तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारे पास EIGRP का 50 वाला नेटवर्क, ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट, IP एड्रेस गलत जगह बदल दिया। इंटरफेस F0/1 पे नहीं बदलेंगे, IP कार्ड आएगा 192.1.1। अब अगर मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये जो 40 वाला नेटवर्क है, राइट, ये जो 40 वाला नेटवर्क है वो R1 पे देखो, दो नेबर से आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, है ना। अब बहुत ध्यान से इसे देखते चले जाओ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन उसको आसानी से समझो। देखो सर, फिलहाल मेरे पास जो नेटवर्क है वो इस तरीके से आ रहा है। हमने EIGRP कन्फिगर करी है, तो EIGRP कन्फिगर करने के बाद मेरे पास ये वाला नेटवर्क है, राइट। ये वाला नेटवर्क इस तरफ से भी आ रहा है और ये घूम के इस तरफ से भी आ रहा है, करेक्ट है। अब देखिए, EIGR1 पे चलते हैं और इसकी टोपोलॉजी टेबल में देखते हैं, तो देखो इनकी FD अलग अलग आ रही है, करेक्ट है। तो अगर मैं FD की बात कर रहा हूँ तो आप बहुत ध्यान से देखो, एक की लोअर है, एक की हायर है। तो जो लोअर वाला बंदा है वो राउटिंग टेबल में क्या होगा, सक्सेसर। चेक करते हैं, डू शो IP राउट। सर देखिए, आपका ये सक्सेसर पड़ा है राउटिंग टेबल में या नहीं पड़ा है 50 के लिए, 40 तो आएगा, ये नहीं, ये रहा, सॉरी ये रहा नीचे। सर है या नहीं है, ये एक ही राउटर राउटिंग टेबल में। अब आप देखिए बहुत ध्यान से इसको, अगर मैं चाहूं ट्रेस राउट करना, कहां से, राउटर 5 से, डू ट्रेस राउट 40.0.0.1। तो देखिए, ये राउटिंग टेबल को फॉलो करते हुए कहाँ गया, पहले राउटर 1 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया। क्या इसने राउटिंग टेबल को फॉलो किया R1 किया, नहीं किया भाई। राउटर 1 इसको बोल रहा है कि तुम 13.3 पे जाओ, क्या ये गया 13.3 पे, गया ना। अब देखो 13.3 हमें कहाँ पे मिलेगा, राउटर नंबर 3 पे। तो इसने ये पाथ फॉलो करा कि ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ निकल गया, करेक्ट है या नहीं है, क्लियर है। ये राउटिंग टेबल को इसने फॉलो करा। अब मेरा मूड खराब हो गया,
मैंने कहा इसे तो यहाँ से नहीं जाना है। किसे नहीं जाना है? देखो जब ये बंदा सोर्स में आएगा, कौन सा 50 वाला, करेक्ट है, और ये कहाँ जाना चाहेगा 40 पे, तो मुझे इसे ये येलो पाथ पे न ले जाके मुझे इसको ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ जाना चाहिए, मगर राउटिंग टेबल में यही राउट बेस्ट होना चाहिए। मैं राउटिंग टेबल के डिसीजन को ओवरटुक करूंगा, वो हम करते हैं पीबीआर के थ्रू, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। समझ आया? राउट वहां से जाएगा ऊपर से? हाँ जी, नीचे से नहीं जाएगा, मगर राउटिंग टेबल में वो वहीं से बेस्ट दिखाएगा। देखो सर, जब मुझे लोड बैलेंसिंग करनी है और राउटिंग टेबल को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, राउटिंग टेबल इसी को बेस्ट बना रहा है सबके लिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी लोड बैलेंसिंग मिले, थोड़ा सा ट्रैफिक इस तरफ, थोड़ा सा ट्रैफिक उस तरफ। वेरिएंस कर दूँ तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तब भी दोनों यूटिलाइज होंगे, लेकिन एक कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होगा। वेरिएंस हम लोग लगाते नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको एक और कमांड बताई थी, ट्रैफिक शेयर मिनिमम अक्रॉस इंटरवल्स, याद है? वेरिएंस तो भूल जाओ, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो लगेगी, वरना तो जो रिसीविंग ट्रैफिक डिवाइस है उस पर सीपी यूटिलाइजेशन हाई जाएगा, सब पे होगा, और जो रिसीविंग डिवाइस है उसकी जो सीपी यूटिलाइजेशन है वो हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पैकेट बनाने में टाइम लगेगा, 2 पैकेट इधर से आ रहे हैं, 2 पैकेट उधर से आ रहे हैं, तो मान लो 3-4 पहले आ गया तो उसे वेट करना पड़ेगा, प्रोसेसर को बिठाना पड़ेगा जब तक 2 आएगा, फिर 2 को लेगा, फिर वो पैकेट बनाएगा, तो उसकी सीपी यूटिलाइजेशन हाई जाती है। सही है, समझ आ गया? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको पीबीआर करने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें पीबीआर में सबसे पहले स्टेप वाइज अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि कौन सा ट्रैफिक किसके लिए और कहाँ पर। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है और उसके लिए क्या लगाना है। तो सबसे पहले तो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो मैच कराने के लिए क्या बनाएंगे, एसीएल बना लें। एसीएल बना लें ट्रैफिक मैच कराने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, राउटर 1 पे जाऊँगा, पहले मैं देखूंगा कि मुझे बनाना किसके लिए है। देखो मैं बना किसके लिए रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा 50 वाला वो सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है ये वाला, तो मेरा जो ट्रैफिक है वो विया R5 से R1 और R1 से R2 पर जाए, जो ब्लू पाथ है उस पर जाए, राइट। येलो वाले को वो चूज ना करे, मगर मेरी राउटिंग टेबल क्या कह रही है, किसको चूज करेगा, येलो वाले को। अब मैं येलो के राउटिंग टेबल के डिसीजन को ओवरटुक कर रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ राउटर नंबर 1 के ऊपर, सबसे पहले मैं बनाऊंगा ACL। तो क्या कमांड लिखूंगा, IP एक्सेस डैश लिस्ट एक्सटेंडेड ऑब्वियसली 101, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैच कराना है। एंटर मारा। परमिट किसको करेंगे, IP के ट्रैफिक को, फॉर विच सोर्स 50.0.0.0 0.255.255.255। डेस्टिनेशन क्या होगा 40.0.0.0, करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन ही तो मांगता है, कहाँ जा रहे हैं 40.0.0.0 0.255 और .255 बन गई। बाकी सारी इम्प्लिसिटली डिनाई, अगर एक परमिट है तो बाकी सारी इम्प्लिसिटली डिनाई हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो कोई और मैच ही नहीं होगा। समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा राउट मैप बनाऊंगा, एक राउट डैश मैप। किस नाम से बनाऊं बताओ, पॉलिसी के नाम से बनाते हैं। ठीक है जी। मैच IP एड्रेस क्या है 101, सेट IP नेक्स्ट स्टॉप। देखो ये नेक्स्ट स्टॉप में कौन सा लगाऊंगा, R2 का इंटरफेस। क्या R2 का इंटरफेस रीचेबल है, तो याद रखना नेक्स्ट स्टॉप सिर्फ वही लगाते हैं जो रीचेबल हो। अनरीचेबल नेक्स्ट स्टॉप नहीं लगाएंगे, अनरीचेबल नेक्स्ट स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे 192.1.12.2, बाकी सारे इम्प्लिसिटली डिनाई, चाहे मैं राउट मैप पे कर दो चाहे एक्सेस लिस्ट में कर दो, बाकी सारों के लिए कोई लगा ही नहीं मैंने राउट मैप। तो जो बंदे डिनाई हो गया उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो बेचारे सारे कहें कहाँ गए, बाहर गए, उनके लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब इंटरफेस पे गए F0/0 पे, यहाँ लिखा IP पॉलिसी राउट मैप। राउट मैप का नेम क्या है बेटर रहता है अगर आप इसे कॉपी कर दो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। नाम में पड़ेगा, हाँ जी। इन आउट नहीं होता है यहाँ पे, एक बार लग गया, इन आउट नहीं आप कर सकते, बस इतना लिखना है। अब मैंने इतना लिखा, तो देखो गाइस अगर मैं पहले राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 5 से ट्रेस राउट मार रहा था, तो ये कैसे जा रहा था 13.3 से
दोबारा मारो, अब कहाँ से गया? मैंने नहीं करा कुछ, आ गया। अभी भी वहां से जा रहा है, क्यों? देखो भाई साहब, नहीं जी, सुनो मेरी बात, जब मैं यहाँ से ट्रेस राउट मार रहा हूँ तो एग्जिट इंटरफेस को एज अ सोर्स बना के लेके जा रहा होगा या नहीं लेके जा रहा होगा? समझ आया? तो मैंने क्या सबके लिए बनाई थी ACL? मैंने किसके लिए बनाई थी? 50 वाले के लिए। तो मुझे सोर्स के साथ करना पड़ेगा ट्रेस राउट। समझ आया? अब देखो, सोर्स पे जाएंगे, ट्रेस आउट को कहेंगे यार सोर्स ले लो, किसको? 50.0.0.1 को। क्या दिखाऊं? नहीं देने का, नहीं कटने का। ठीक है, समझ में आया? हैं? रिकॉर्डिंग हाथ चल रही है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या किया वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ACL बनाई, करेक्ट है? ACL में क्या लिखा? सोर्स, और क्या लिखा? डेस्टिनेशन, करेक्ट है? अब उसके बाद मैंने क्या लिखा कि मैंने सोर्स और ट्रैफिक जब इससे इस पे जाएगा तो उसके लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा? 12.2। बाकी सब के लिए क्या रहेगा नेक्स्ट स्टॉप? वही 13.3 जो राउटिंग टेबल बता रही है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक राउट मैप बनाया और उसको कहा पॉलिसी राउट मैप, पॉलिसी के नाम से उसे अप्लाई कर दिया इंटरफेस के ऊपर। ये इंटरफेस F0/0 ही पे क्यों लगाया? क्योंकि वहीं पे वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन हिट हो रहा है ना? तो जहां पे वो हिट करेगा राउटर को वहीं पे PBR लगाते हैं। समझ आया? अब जैसे कोई नीचे से ट्रैफिक जा रहा है ना, आप चाहते हो कि वो ISP पे जाए, तो दो इंटरफेस हैं, आप चाहते हो इससे चला जाए, तो आप नीचे वाले पे बैठ के इस वाले राउटर पे PBR लगा दो नीचे वाले राउटर से कि इससे जाएगा तो ट्रैफिक इसी से चला जाएगा ISP के पास, है ना? तो उस तरीके से हम लोग PBR का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ जी सर, बोलो। पिंग करेंगे तो वो रिटर्न ट्रैफिक जो आएगा रिटर्न ट्रैफिक तो जिस राउटर वो जो भेज रहा होता है उस राउटर का डिसीजन। एसिमेट्रिक राउटिंग कर सकते हो, वहाँ पे लगा दो PBR तो सिमेट्रिक राउटिंग हो जाएगी, वरना तो राउटिंग तो अपनी डिसीजन पे बेसिस है, सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। नहीं अगर इससे 13 डॉट से पिंग मंगाएंगे तो ऐसे जाएगा ऊपर से। कहाँ पे मंगाएं? कहाँ से भेज? रिटर्न पिंग की बात। हाँ, रिटर्न की बात करें। कहाँ से करता रहा है? कहाँ से आएगा? हाँ, कहाँ से? ऊपर से, कहीं से भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द राउटर के कौन से ने कहाँ से बेस्ट बना रखा है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन प्रीफिक्स की बात करूँ, EIGRP चल रहा है, तो बेस्ट का डिसीजन किसके पास होगा? EIGRP के पास। तो ऑब्वियसली अगर 2 को देखो, बहुत ध्यान से देखो 2 को, ये वाला बंदा जो 15.0 है वो बेस्ट कहाँ से होगा? R1 से। ऑब्वियसली यहाँ से तो कभी भी नहीं हो सकता ना उस राउटर पे बेस्ट हो। ये अगर हम R4 से देखते हैं तो किससे? R4 के लिए देख, पहले तो लोड बैलेंसिंग हो सकती है, फिर ये वाला राउटर किसको चूज करेगा? उस पाथ को, उसको तो कभी भी नहीं चूज करेगा, तो ये इसके पास भेजेगा ऑब्वियसली। तो जो अपना राउटर है वो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हॉप लेता है। यहाँ पे राउटर के अंदर जो बेस्ट पाथ होगा उसी के बेसिस पे, हाँ तुम PBR लगा दो इसके ऊपर या उसके ऊपर, फिर वो तुम्हारे अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगेगा। ये सिर्फ उसके लिए होगा जब 50.0 जाएगा वो। हाँ जी सर, R1 के थ्रू जाएगा। R1 के थ्रू जाएगा बस। ठीक है सर, समझ में आया सबके? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे क्या क्या पानी है? देखो अगर मैं R4 के F0/0 को शट मार दूं तो क्या होगा बताओ, सोचो। नहीं, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो इस बात। हाँ, नीचे चला जाएगा। देखो कैसे जाएगा, हाईलाइटर को यूज करते हैं। यहाँ से चला, सोर्स कहाँ से है? ये बंदा सोर्स है, करेक्ट। यहाँ से चला, PBR लगा हुआ है, PBR ने कहाँ भेजा? R2 से। R2 का ये वाला अगर डाउन गया तो R2 ने अपना पाथ चेंज करा होगा ऑब्वियसली। R2 ने फिर कहाँ से बेस्ट बना होगा? यहाँ पे। क्या इस इंटरफेस पे कोई PBR लगा रखा है? तो फिर ये कहाँ से जाएगा? R1 कहेगा कि यहाँ से जाओ, लॉन्ग रूट हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब देखो कर देते हैं एक बार लॉन्ग रूट को। क्या करते हैं, इस पे चलते हैं R4 पे और इसका इंटरफेस F0/0 को 1 सेकंड के लिए क्या कर देते हैं? शट कर दिया, शट। अब हम वापस जाते हैं कहाँ पे? राउटर नंबर 5 पे।
5 पे जाएंगे, ट्रेस राउट मारेंगे तो देखो 2 पे गया, ड्रॉप होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी वो पाथ मैनिपुलेट कर रहा होगा, हमने बहुत जल्दी कर दी, चला गया, वापिस आया, देखो 12.2 से वहाँ फेंका, उसने वापस 1 को दिया, 1 ने 3 को दिया, 3 ने 4 को दिया। लूप बना दूं अब इस पे एक बना दूं। अगर मैं देखो, अगर मैं अपना जो मेरा प्रीवियस वाला पीबीआर है जो कहाँ को पॉइंट आउट करता है यहाँ के, अगर उसे यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो वो वहाँ पे भेजेगा, वो कहेगा वहाँ चले जाओ, वो वापस वहाँ पे भेजेगा, वो कहेगा तुम वहाँ चले जाओ। देखो कर लेते हैं इसके, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इंटरफेस F0/1 पीबीआर लगा दी किस इंटरफेस पे, जो सर्किल था, ठीक है जी। अब आगे कहाँ पे, राउटर नंबर 5 पे वापस, रुक जा, बस बस बस, बन गया लूप सर जी, समझ आया। तो पीबीआर को कहीं भी अनदेखे अनसमझे ना लगाए, वरना वो क्या कर देता है, नाराज हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो कहीं भी आप पीबीआर को ब्लाइंडली नहीं लगाओगे, जहां पे आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है या वहाँ पे ज़रूरत है, सिर्फ वहीं लगेगा। ब्लाइंडली आप कहीं नहीं लगाओगे पीबीआर के, आपका मूड खराब है आज तो यहाँ लगा देता हूँ। समझ आया, समझ के लगाना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो पीबीआर को इंटरफेस F0/1 से हटाएंगे, सारी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट ठीक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने ये हटाया, ठीक है, इंटरफेस F0/0 को ओपन किया, ठीक है जी। अब ये चला, कहाँ गया, R5 पे, सब चीज़ें वापस मैनिपुलेट हो जाएंगी। अब करो, हो गया सर, पीबीआर प्रॉपर चल रहा है। अब मान लीजिए ये डाउन है, F0/4 दोबारा डाउन चला गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये डाउन चला गया। आपका पीबीआर तो फिर ट्रैफिक वहाँ भेजेगा, वहाँ से ट्रैफिक रिटर्न आएगा, फिर इधर जाएगा। सर डिले बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक में डिले बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना, डिले इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम IPSLA को कॉन्फ़िगर करते हैं और पीबीआर के साथ मिक्स करके लगा देते हैं। हम क्या करते हैं कि एक IPSLA बनाएंगे, IPSLA ट्रैकिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा ये डब्बर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे रास्ते को IPSLA से ट्रैक कराएंगे, क्योंकि हम इस पर पीबीआर लगाए बैठे हैं वहाँ पे उस तरफ। और पीबीआर के अंदर एक कंडीशन डाल देंगे, हम पीबीआर की जगह कंडीशन डालेंगे, क्या, कि तुम नेक्स्ट स्टॉप तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टॉप ये लगाओ, लेकिन जब लगाओ जब तुम्हारा IPSLA अप हो। तुम नेक्स्ट स्टॉप तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप जब लगाओगे जब तुम्हारा पीबीआर क्या हो, अप एंड वर्किंग हो। हाँ, IPSLA हो, IPSLA अप है तो पीबीआर लगेगा, फिर उसी कंडीशन में। IPSLA डाउन है तो नेक्स्ट स्टॉप नहीं लगेगा, फिर हमारा ट्रैफिक जो है वो नीचे से चला जाएगा एज अ बेस्ट स्टॉप। हाँ जी, राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। कुछ समझ में आया? सर ट्रैक किस पे लगा सकते हैं? जहाँ पे आपकी मर्जी, जिसको भी ट्रैक आप डायरेक्टली किस पे लगाओगे, हाँ ट्रैकिंग डाउन और जो प्रोडक्शन ट्रैक होगा क्या होगा इसको, क्या कहते हैं आप? सर 2 दिन पहले एक ऐसा इशू आया था, DI डाउन किया था, हाँ, ट्रैकिंग एक डाउन, सेकेंडरी कॉन्फ़िगर मैं दिखा देता हूँ कैसे हुआ होगा, हमने सेकेंडरी गूगल का डाला, उसका पास मैं दिखा देता हूँ आप कैसे कर सकते थे। डालने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे, अगर आप पीबीआर को IPSLA के साथ इंटीग्रेट करके लगा देते तो आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद अपना काम कर लेता। आप उसको मेल डाल देना, कैसे करके कॉन्फ़िगर कर ले तो बेटर रहेगा, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है जो करा है। दिखा देता हूँ कैसे। देखो सर, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम इस इंटरफेस जो हमने F0/0 पे अपना राउट मैप लगाया था पॉलिसी वाला, वो हटा देंगे, पीबीआर हटा दिया हमने,
हमने कोई PBR अब नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 से एक IP SLA कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। IP SLA 10, ये तो आपने कर ही रखा है ना, ICMP echo। देखो अब एक अच्छी बात ये है कि जैसे मैं यहाँ पे ICMP echo यूज़ कर रहा हूँ, आप TCP भी ले सकते हो, आप UDP भी ले सकते हो, मगर बोथ केसेस में आपको रेस्पॉन्डर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। टेलनेट है, क्या बिना टेलनेट कॉन्फ़िगर करे टेलनेट ले लोगे? DHCP है, UDP बेस्ड सर्विस है, बिना DHCP करे कॉन्फ़िगर करे IP एड्रेस आ जाएगी? DHCP से नहीं आएगी। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे जैसे मैं ICMP यूज़ कर रहा हूँ, है ना, आप TCP भी यूज़ कर सकते हो, आप UDP भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन दोनों कंडीशन में आपको रेस्पॉन्डर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में क्या रेस्पॉन्डर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? रेस्पॉन्डर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझ आया? अब ICMP echo में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस पिक करेंगे। डेस्टिनेशन IP एड्रेस है हमारा 24.4 192.1.24.4, ठीक है सर, ये हमारा हो गया है डेस्टिनेशन। और सोर्स हम क्या करेंगे, इंटरफेस के साथ करेंगे F0/1। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड रहती है। आप फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन मार्क करके कहोगे तो डिफॉल्ट कितनी है? 60, जो कि काफ़ी कम है, राइट। 60 जो है वो काफ़ी कम है। अब आप क्या करोगे उसको, सॉरी ज़्यादा है, आप उसको कम करोगे। फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 5 या 1 या 2, मर्जी है आपकी। ये कॉन्फ़िगर हो गया आपका IP SLA, ठीक है। अब मैंने ICMP इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही मैं IP एड्रेस डालता हूँ तो ICMP की सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं, मुझे कोई रेस्पॉन्डर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ जी सरकार, जैसे हमने पिंग और ट्रेस रूट में पढ़ा था, राइट। तो उसी तरीके से गाइस TCP जब हम IP SLA कॉन्फ़िगर करते हैं तो 90% केसेस में आप ICMP देखोगे, लेकिन TCP भी हो सकता है और UDP भी हो सकता है, करेक्ट। वो आप कॉन्फ़िगर करवा दें, कहने के जब तक टेलनेट हो रहा है, जब तक खबर है, जब तक टेलनेट नहीं हो रहा डाउन हो जाए। समझ आ रहा है? तो उसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, खराब हो गया आज। अब देखो IP SLA, अब हम इसे शेड्यूल करेंगे 10, स्टार्ट टाइम नाउ, लाइफ टाइम फॉरएवर। ये हो गया। डू शो IP SLA, पढ़ लो इसको एक बार कि ये स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया। स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट्स देखो, सक्सेस 3 आ गए ना, है ना। अब दोबारा करो तो 4 आ गए। नंबर ऑफ सक्सेस जैसे ही बढ़ने लगे तो इसका मतलब आपका IP SLA बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली चल रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नंबर ऑफ सक्सेस देखना है, नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ने चाहिए। अगर नंबर ऑफ फेलियर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब IP SLA प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं है, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है। समझ आया? अब इस IP SLA को कहाँ पे मैच करेंगे? हाँ, ट्रैक ऑब्जेक्ट के साथ। आप कहीं भी IP SLA डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब आप क्या करोगे, आप एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ट्रैक बनाओगे इसके लिए। तो हम करेंगे ट्रैक ले लो 100, ट्रैक ले लिया कौन सा? 100। अब रेस्पॉन्स टाइम रिपोर्टर क्या लिखेंगे? 10। रेस्पॉन्स टाइम कहाँ गया? 10। एंटर मारो, बाहर आ जाओ, बन गया आपका ट्रैक R1 पे। हाँ हाँ हाँ, देख लो। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो एक राउट मैप बनाएंगे, राउट डैश मैप, कोई भी नेम दे दो, ABC परमिट 10 मैच IP एड्रेस 101। याद है ये क्या है? जो एक्सेस लिस्ट बनाई थी, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेट IP नेक्स्ट स्टॉप, बट ऐसे नहीं करेंगे, इसे कहेंगे वेरीफाई अवेलेबिलिटी कर पहले, कि पहले आप क्या करो, चेक द अवेलेबिलिटी किसकी? इस नेक्स्ट स्टॉप की 192.1.12.2। कैसे? सीक्वेंस नंबर 5 ट्रैक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। ट्रैक ऑब्जेक्ट का नंबर क्या है? आप नेक्स्ट स्टॉप तो लगा लो, बट क्या करो, पहले वेरीफाई करो अवेलेबिलिटी।
अब आपने लिख दिया वेरीफाई अवेलेबिलिटी, तो सबसे पहले इसने एक सीक्वेंस नंबर डालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ लिखा ट्रैक ऑब्जेक्ट 100। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टॉप के साथ क्या लगा दिया, ट्रैक ऑब्जेक्ट। समझ आया, नेक्स्ट स्टॉप के साथ क्या लगा दिया, ट्रैक ऑब्जेक्ट। अब देखो गाइस यहाँ पे ट्रैक लगाने के बाद बाहर आ गए, ठीक है। डू शो ट्रैक, सर ट्रैक ऑब्जेक्ट आप है ना। अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस F0/0 पे जाऊंगा, IP पॉलिसी राउट मैप ABC, एंटर मार दिया। समझ आया सर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सीधे सीधे किस में गए, एग्जिट करा यहाँ से, राउटर नंबर किस पे जाएंगे, 5 पे, 12.2 पे जा रही है, क्यों, क्योंकि मेरा सब कुछ अप है, वर्किंग है। अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस किस पे जाऊंगा, R4 पे, इंटरफेस F0/0 को क्या करूंगा, शट। जैसे ही मैंने इसको शट करा, R1 पे आ जाओ, ट्रैक ऑब्जेक्ट डाउन गया, हाँ IPS में फेलियर आ रहा होगा सर। देखना आपको डिले फेस तो नहीं करना पड़ा, अब कोई डिले फेस हुआ। अब ये क्या फिर R1 पे गया, सर देखो क्या ये अब ऊपर गया R2 की तरफ, नहीं गया, क्यों, क्योंकि मेरा ट्रैक ऑब्जेक्ट ने इसे रोक दिया वहां जाने से। कहता है PBR सिर्फ जब ही एक्टिवेट होगा जब ट्रैक ऑब्जेक्ट अप आएगा। हाँ देख यहाँ लिखा ना, रेस्पॉन्स टाइम रिपोर्टर 10, तो दैट 10 इज IPSL। हाँ हाँ सर जी, क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गई सबके। हाँ जी सर, अब जैसे ही आप आएगा वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। देखो R4 पे चलते हैं, इंटरफेस पे गए, 0/0 नो शट करो इसे, थोड़ा डिले ले लेता है ये, वो आप अभी लेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 30-40 सेकंड। आप आ गया, आप आ गया, अब वापस चलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट स्टॉप तो R2 वाला है, तो R2 तो है 12.2, अब कर दिया ना, अब करने को वहाँ से निकल गया। अगर मैं बात करूँ सीरियल इंटरफेस की, तो इसमें हमारे पास मैक एड्रेसेस नहीं होते, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, है ना। अब अगर इनकैप्सुलेशन देखनी है तो वो देखते कैसे हैं इनकैप्सुलेशन, तो सबसे पहले जाएंगे शो इंटरफेस S4/0। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाइड डेटा लिंक कनेक्शन HDL, ये सिस्को की है, राउटर सिस्को का है, जो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन ऑन द सिस्को डिवाइस ऑन सीरियल लिंक हैव सिस्को HDLC कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसमें क्या होता है, सिस्को की HDLC चलती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सिस्को की HDLC तो जूनिपर की भी होती है, हुआवे की भी होती है। अब आप एक कंडीशन समझो कि आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया लीज लाइन के थ्रू, और आपने उससे कहा कि सर मुझे 1 MB की लीज लाइन कनेक्शन चाहिए। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीज लाइन एंड ब्रॉडबैंड, वो तो आप लोग खुद पता करो, तो मेरा पर्पज नहीं रहा, इतना तो खुद कर सकते है ना, आप लोग काम करते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड अ लीज लाइन कनेक्शन, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली गया सिस्को वाले से बात करी, वो मुझे एक राउटर देके चला गया कि भाई एक राउटर चाहिए, बस कॉन्फ़िगरेशन हम खुद कर लेंगे, हमें एक राउटर चाहिए, तो वो हमें एक सिस्को का राउटर देके चला गया, ठीक है ना। अब
आपके आईएसपी ने फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, जूनिपर लगा रखा है, ठीक है, एक उसने जूनिपर का राउटर लगा दिया। अब आप कहोगे कि नहीं सर हम तो HDLC यूज करेंगे। सिस्को के HDLC में 2 बाइट की प्रोप्राइटरी फील्ड होती है, वो सोर्स कोड कोई भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं डाल सकता क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है सिस्को की। तो ना तो आप वो 2 बाइट की फील्ड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, ना जूनिपर डाल सकता है, ना हुआवे डाल सकता है, वो सिस्को की अपनी है, प्रोप्राइटरी है उनकी। तो सिस्को की अगर प्रोप्राइटरी है तो इस कंडीशन में क्या आप ISP से कहोगे तू भी एक सिस्को का राउटर खरीद ले मेरे लिए? हाँ जी सर, क्या ISP खरीद पाएगा? तो कहेगा जा कहीं और चला ले, ISP भी सेम आंसर कर देगा, है ना, कहते तू भी जूनिपर खरीद ले, है ना। तो गाइस देखो होगा क्या, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएंगे। जैसे ही सिस्को अपना पैकेट को एनकैप्सुलेट करके जूनिपर के राउटर के पास भेजेगा, 2 बाइट की फील्ड जूनिपर का राउटर पढ़ नहीं पाएगा, और 2 बाइट की फील्ड अगर वो पढ़ नहीं पाएगा, वो पैकेट को क्या करेगा? और पहली बात, अगर आपकी एनकैप्सुलेशन मिसमैच होती है तो आपका लाइन प्रोटोकॉल कभी अप नहीं आता है। हाँ जी, ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, देखो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या सीरियल इंटरफेस पे कोई एनकैप्सुलेशन नाम की कमांड होती है? होती है। और एनकैप्सुलेशन के साथ देखो एक और कमांड आ गई हमें, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये हमारा जो प्रॉब्लम HDFC की एनकैप्सुलेशन की वजह से हुआ, जो कि प्रोप्राइटरी है, हर किसी की अपनी अपनी प्रोप्राइटरी है HDLC की, तो हमने क्या किया, PPP ने आके कहा कि तुम मुझे चलाओ, मैं सबको कंपैटिबल कर दूंगा, और ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन के आ गया। IEEE ने लॉन्च किया PPP, उसने कहा तुम सिस्को लगाओ, वो जूनिपर लगा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी PPP चलाएगा, तुम भी PPP चलाओ और काम चलाओ अपना आगे बढ़ो। समझ आया? हैं, वो हट जाएगा। PPP की कोड हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना कंपलसरी है, बिकॉज वो IEEE का स्टैंडर्ड है। IEEE स्टैंडर्ड बोले तो IEEE स्टैंडर्ड्स आर दो स्टैंडर्ड्स व्हिच एवरी ISP और एवरी मेकर हैव टू फॉलो, कि इसके कोड तो हमें डालने डालने, ये तो कंपैटिबल बना के रखना है, बाकी अपना जो है वो तुम चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना कुछ प्रोप्राइटरी है, नहीं नहीं, वो हर किसी को ऑपरेटिंग कोड सेम दिए जाए। इसका PPP और HDLC में डिफरेंस ये है, बहुत सारे डिफरेंस बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो गाइस एनकैप्सुलेशन PPP हमने चेंज करा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इधर सिस्को था, उधर क्या था, जूनिपर, कभी कंपैटिबल हो ही नहीं सकते थे, राइट। तो हमने क्या करा, देखो एनकैप्सुलेशन PPP डाली। अब हम राउटर 2 के पास जाएंगे, राउटर 2 पे गए, अगर मैं इंटरफेस S4/0 को नो शट करूं और एनकैप्सुलेशन नहीं बदलूं, तो इधर सिस्को की एनकैप्सुलेशन HDLC, उधर किसकी, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की, है ना। तो कभी कभी लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं आएगा, ये भी डाउन चला जाएगा थोड़ी देर में, जब उधर देखेगा एनकैप्सुलेशन PPP चली हुई है तो ये कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपैटिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, S4/0 को हम कहेंगे कि भाई तुम्हारी भी एनकैप्सुलेशन क्या है, सर क्लियर हो गई? इस तरीके से आप एनकैप्सुलेशन को बिठा के बंद करा सकते हो। सर जी क्लियर है इतना? सर इज इट ओके? वेरी गुड। अब आप देखो गाइस, इसकी एडवांटेज क्या है। PPP बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखो गाइस, सबसे पहली चीज, ये सक्सेसफुली एनकैप्सुलेट कर लेता है किसी भी ट्रैफिक को। ठीक है जी, किसी भी ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करने के लिए ज़्यादातर जो एनकैप्सुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, HDLC हर किसी को एनकैप्सुलेट नहीं कर सकता था, ये लेयर 2 लेयर 3 ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स को एनकैप्सुलेट करने के लिए जाने के लिए कंपैटिबल है। लेयर 2 के भी कई सारे और लेयर 3 के भी कई सारे, ठीक है जी, एनकैप्सुलेट कर देता है। दूसरा, तुमने WinRAR फाइल खोली है कभी? WinRAR फाइल क्या होती है, वो कंप्रेस्ड होती है ना। कौन करता है उसे कंप्रेस? एक एल्गोरिथम होती है,
है ना। तो गाइज ट्रिपल पी कैन ऑल्सो कंप्रेस योर डेटा एंड देन फॉरवर्ड इट टूवर्ड्स द नेबर। ट्रिपल पी क्या करता है? हेडर कंप्रेशन परफॉर्म कर सकता है। नंबर 3, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। ये क्या चीज है अभी बताता हूं। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है, मतलब यहां पे चल रहा है नेटवर्क किसका? 1.1.1.8/8 ना /32 लो, वन सिंगल आईपी एड्रेस है ना। मिलती है ना एक सिंगल आईपी एड्रेस भी। जब आप आईएसपी वगैरह से इंटरनेट के लिए मांगते हो तो वो एक सिंगल आईपी एड्रेस दे देता है, सर्वर के लिए मांगते हो तो एक सिंगल आईपी एड्रेस दे देता है आपको। उसी तरीके से यहाँ पे ये सिंगल आईपी एड्रेस डाल देता हूँ /32 की। क्या ये कभी कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं, डिफरेंट नेटवर्क हैं। लेकिन ट्रिपल पी करा देगा। ट्रिपल पी क्या करेगा? करा देगा। उसके बाद चौथे नंबर की एक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। ऑथेंटिकेशन विदाउट राउटिंग प्रोटोकॉल के करा सकता है। ऑथेंटिकेशन करा सकता है। नंबर 5, डिफरेंट वेंडर को कम्युनिकेट करा सकता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि हम क्यों चलाते हैं। क्या थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। इसीलिए गाइस अगर हम सिर्फ ट्रिपल पी, सादे ट्रिपल पी की बात करें, किसकी? सिंपल ट्रिपल पी की, तो वो आप सीरियल इंटरफेस पे लगा देते हो, है ना। लेकिन एडवांटेज यही नहीं रुकी। मैंने आपको कहा कि एनकैप्सुलेट कर लेता है ज़्यादातर ट्रैफिक को। तो कंसेप्ट क्या निकल गया यार? ट्रिपल पी ओवर ईथरनेट। सीरियल पे था तो क्या था? सिर्फ ट्रिपल पी। अब क्या है? ट्रिपल पी ओवर ईथरनेट। ट्रिपल पी फ्रेम रिले भी है, एटीएम भी है। ये सारे को ये चला सकता है एनकैप्सुलेट करके। ईथरनेट को भी एनकैप्सुलेट कर लेता है, ट्रैफिक को, फ्रेम रिले को भी चल लेता है, और क्या है? एटीएम को भी। ट्रिपल पी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, पढ़ते हैं उसको। देखो गाइस, इसमें दो तरीके की स्टेजेस आती हैं ट्रिपल पी में। एक हो गई एनसीपी और एक हो गई ठीक है। ये दो स्टेजेस हैं इसकी। एनसीपी का काम होता है कि ये लेयर 3 से कम्युनिकेट करने में काम आती है। एनसीपी का काम क्या होता है? लेयर 3 के साथ कम्युनिकेट करना है ट्रिपल पी को, तो ये उसके साथ काम आएगी। एलसीपी स्पेसिफिकली हमारी रहती है किसमें? लेयर 2 पे। हाँ जी सर। जो प्रोटोकॉल एनसीपी पे चलता है उसे हम बोलते हैं आईपीसीपी, जो ये काम कराता है, कम्युनिकेट कराता है नेटवर्क लेयर पे। जो कम्युनिकेट कराता है नेटवर्क लेयर पे उसे हम बोलते हैं आईपीसीपी। और एलसीपी क्या होता है? एलसीपी होता है क्या? उसमें एक प्रोटोकॉल आता है सीडीपीसीपी। है ना भाई।
डिफरेंट नेटवर्क, अभी आपने पढ़ा डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट, नेटवर्क किसके लेयर का पार्ट आ गया, लेयर 3 का। लेयर 3 के प्रोटोकॉल के लिए कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास क्या है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, IPCP। और लेयर 2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, CDP/CP। मतलब CDP/CP का क्या काम होता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, समझ लो। हेडर कंप्रेशन की टेक्निक मैच नहीं हो रही, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, हेडर कंप्रेशन की टेक्निक मैच नहीं हो रही। कौन नेगोशिएट करके बताएगा कि मैच नहीं हो रही, CDP/CP है ना। तुम्हारा जो ऑथेंटिकेशन का तरीका है वो मैच नहीं हो रहा, कौन बताएगा, CDP/CP है ना। एक तरीके से नेटवर्क मेरा रीचेबल ही नहीं है, राउटर दूसरा वाला बंदा, कौन बताएगा, CDP/CP। अब इसके भी कुछ मैसेजेस होते हैं PPP के, देखो। और हाँ, अगर ऑथेंटिकेशन है तो वो बीच में आ जाता है इन दोनों लेयर के। लेयर 3 से लेयर 2 में कम्युनिकेट नहीं होने देगा अगर ऑथेंटिकेशन मैच नहीं होगा तो। आप कभी NCP पे जाओगे नहीं अगर ऑथेंटिकेशन मिसमैच हो जाएगा तो। ऑथेंटिकेशन अगर क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, तो कभी आप लेयर 3 पे जा ही नहीं सकते। तो ऑथेंटिकेशन बीच में आ जाता है इन दोनों के। ये आ गया बीच में। फ्लो चार्ट भी था, पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा। करने की 3-4 क्लास हम इसे आधे 1 घंटे में ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले जो मैसेज है ऊपर पढ़ो, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट से भी पढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो आपको, लेकिन हाई वाला पढ़ा। हेलो, हाँ अच्छा आप आ गए। कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट मैसेज की, अब आप ऊपर पढ़ो, देखो इसमें छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, दे आर बोथ यूज्ड इन बोथ LCP एज वेल एज NCP, दोनों में ये यूटिलाइज होते हैं मैसेजेस, करेक्ट। सबसे पहले क्या होगा गाइस, हम अपनी एक टेक्निक को इकट्ठा करेंगे, है ना। मतलब हमने ऑथेंटिकेशन कौन सी लगाई है, हमने कंप्रेशन टेक्निक कौन सी यूज़ करी है, हमने कौन सा नेटवर्क यूज़ करा है, उन सारी टेक्निक्स को हम लोग उठा के कौन सी एनकैप्सुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उन सारी को उठा के हम एक रिक्वेस्ट मैसेज बनाएंगे। और रिक्वेस्ट मैसेज किसको देंगे, अपने नेबर को, करेक्ट। नेबर भी यही सारी पैरामीटर्स बनाएगा और हमें क्या देगा, एक मैसेज देगा, करेक्ट। अगर हमारे पैरामीटर और उसके पैरामीटर एक भी मैच नहीं हुआ, मतलब एक भी पैरामीटर मैच नहीं हुआ, तो आप उसको रिजेक्ट का मैसेज भेजोगे कि चल भाई यहाँ से निकल। PPP कभी अब नहीं आई, समझ आया। मैंने कौन सी एनकैप्सुलेशन के लिए कौन सा एनकैप्सुलेट किसको किया है, मैंने हेडर कंप्रेशन कौन से लगाए हैं, मैंने ऑथेंटिकेशन कौन सी लगाई है, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेके कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट में जाएगी। इसमें एक मैजिक नंबर क्रिएट होगा, हैश वैल्यू क्रिएट होती है उसकी, और वो मैजिक नंबर जाएगा नेबर के पास। वो मैजिक नंबर नेबर करेगा, उसको खोलेगा, मैजिक नंबर से टेक्निक्स निकालेगा, ठीक है जी। अगर सारी टेक्निक अलग अलग हैं, फिर सीधा सीधा तुम्हारे पास एक रिजेक्ट मैसेज आएगा, कहने लगा हमारी PPP कभी आप नहीं आने की है। अगर कुछ ही पैरामीटर्स अलग हैं, कुछ पैरामीटर्स, एक पैरामीटर अलग है, 2 पैरामीटर अलग हैं, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन नैक मैसेज बोलते हैं इसे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगर सारे पैरामीटर अलग हैं तो सामने वाला क्या भेजेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिजेक्ट। और अगर 1-2 चीज मिसमैच है तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद अगर आपके पास सारी चीजें सेम आ गई, फिर अगर सारी चीजें सेम आ गई फिर क्या भेजोगे, एक्नॉलेजमेंट। और फिर अगर डिलीट करनी है तो ये दोनों चीज़ों को लेके डिलीट कर देते हो, टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट, टर्मिनेशन एक्नॉलेजमेंट, खत्म। लेकिन ये तो मैंने आपको आसानी से समझा दिया। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन नेक मैसेज आता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब सिर्फ कुछ पैरामीटर हैं, तो या तो वो अपने पैरामीटर चेंज कर ले या आप चेंज कर लो, वरना तो वो फिर आप भेजोगे, फिर वो आपको नेक भेज देगा, फिर आप भेजोगे, फिर आपको नेक भेजता रहेगा। तो ये एक्चुअली होती है ट्रबल शूटिंग के लिए मैसेजेस। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ कुछ ही पैरामीटर अलग है। कौन से पैरामीटर है, कोई नहीं, वो भी पता चल जाएगा जब तुम हैश मैसेज पढ़ना सीख लोगे, ठीक है, समझ आया।
अब आप देखो इसको, यहाँ पे अगर मैं एक फ्लो चार्ट निकालता हूँ तो इस तरीके से आपकी एलसीपी और एनसीपी काम करती है। देखो सबसे पहले आपका लिंक स्टैब्लिशमेंट फेज में आता है, एलसीपी नेगोशिएट हो रही है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट मैसेज और कॉन्फ़िगरेशन नैक मैसेज वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाएंगे अगर ऑथेंटिकेशन है। अगर ऑथेंटिकेशन है तो वो बीच में आएगी और वो आपके कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेगी। अगर वो नहीं है तो आप सीधा सीधा एलसीपी के एस्टैब्लिशमेंट से कहाँ जाओगे, आप घूम के देखो, एक तीर वहां से निकल के सीधा इसमें में आ रहा है। और अगर मेरा ऑथेंटिकेशन है तो मैं सीधा सीधा ऑथेंटिकेट होके कहाँ पे आऊँगा, अप में। और अगर ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है तो किसमें जाऊँगा, टर्मिनेशन। ईजी है समझना, ये कोई डिफिकल्ट तो है नहीं सर, क्लियर है। अब सबसे पहले देखो हमने कैप्सुलेशन बदलने की कमांड तो हमने देख ही ली है ना, एनकैप्सुलेशन बदलने की कमांड तो हमने देख ही ली है। अब हम देखते हैं इसके साथ एक्स्ट्रा क्या क्या किया जा सकता है। देखो एक आईपी एड्रेस इधर डालो, एक आईपी एड्रेस उधर डालो, वो तो कर लोगे, पिंग करोगे पिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप /32 की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहोगे अपने सीरियल इंटरफेसेस के ऊपर। अगर मैं सीरियल इंटरफेस S4/0 पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255, क्या आप कभी 255 की सारी आईपी एड्रेसेस को डाल सकते हो? सर क्या आपको डाल सकते हो कोई भी आईपी एड्रेस? नहीं डाल सकते ना। तो अब आप क्या करोगे, यहां से एग्जिट करोगे, करेक्ट है। यहां से हमने क्या करा, एग्जिट करा, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस पे जाएंगे, लूप बैक बनाएंगे, है ना। इस लूप बैक पे एक आईपी एड्रेस देते हैं 1.1.1.1 255.255.255.0, है ना, नो ले ली, है ना। अब इस लूप बैक को कॉल करेंगे किस पे, सीरियल इंटरफेस पे। लूप बैक को कॉल करेंगे किस पे, सीरियल इंटरफेस पे। S4/0 यहां पे लिखेंगे आईपी अननंबर्ड लूप बैक, ऐसे ली जाती है ये वाली आईपी एड्रेस। एनकैप्सुलेशन कौन सी है, PPP, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब दो इंटरफेसेस पे सेम आईपी एड्रेसेस है, लेकिन ये आईपी एड्रेस अपनी सिग्निफिकेंस खो चुकी है। अब कहाँ पे है ये आईपी एड्रेस, कहाँ कॉल कर ली गई है, एक मिनट रुकना यार, हेलो, ये समझ में आया गाइस। तो ये आप देखो यहाँ पे कि जैसे ये 111 पे आईपी है, तो वही आपने सीरियल पे कॉपी कर दी। क्या ये नेटवर्क डिफरेंट है ना। अब मैं जाता हूँ R2 पे, एनकैप्सुलेशन PPP चल रही है, ये अपने माइंड में रखिएगा। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस डाली 2.2.2.2 255.255.255.255, एंटर मारा, इंटरफेस पे गए, S4/0 पे गए, आईपी अननंबर्ड लूप बैक 1, क्लियर है। एग्जिट करा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देखो। लेकिन आपको और अचंभा होगा एक और चीज देख के, क्या, डू शो आईपी राउट, देखो वो 111 को भी डायरेक्टली कनेक्टेड बता रहा है। R2 पे 111 को डायरेक्टली कनेक्टेड बता रहा है, क्यों? देखो ये काम है IPCP का। IPCP क्या करती है, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनकी एक की आईपी एड्रेस उठा के दूसरे को दे देती है और दूसरे की आईपी एड्रेस उठा के इसको दे देती है। IPCP डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को आपको एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस ट्रीट कराने लगती है। चाहे आप सेम इंटरफेस डाल लो, चाहे आप डिफरेंट नेटवर्क डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, वो आईपी एड्रेस आपकी अपनी आईपी एड्रेस मानने लगता है। ये काम है IPCP का। ये नेटवर्क लेके आके कौन लेके आता है आपके लिए, IPCP।
अब आप पिंग कर लो, देखो डू पिंग 1.1.1.1 अलग नेटवर्क है, कभी पिंग नहीं होने चाहिए, लेकिन ट्रिपल पी ने IPCP की मदद से इसको पिंग करा दिया। क्लियर है? सर्वर और क्लाइंट का भी खेल होता है, बाद में देखेंगे। इंटरफेस F0/0 में गए, ये तो था डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे कम्युनिकेट हुए, है ना। अब एक और चीज है इसमें, क्या ट्रिपल पी IP F0/0 पे आ गया मैं, इंटरफेस S4/0 ट्रिपल पी IPCP राउट। इसका क्या मतलब है सर? हाँ जी सरकार, बिना कॉन्फ़िगर करे डिफ़ॉल्ट राउट आ जाएगा। डू क्लियर PPP और चल मेरे को टिक 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 डू शो IP राउट आ गया। ये कमांड है, देखो डू क्लियर PPP ऑल। अगर PPP में कोई भी दिक्कत लग रही है, देखिए जैसे डिफ़ॉल्ट राउट नहीं आ रहा था, तो PPP को क्लियर करने के लिए ये कमांड है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो ये क्या आया, डिफ़ॉल्ट राउट ऑटोमेटिकली, हमने तो नहीं डाला ना, तो ये कौन लेके आया मेरे लिए, ये भी IPCP लेके आया, करेक्ट है, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। और इसमें आता है अब ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें, फिलहाल जितना पढ़ पाते हैं उतना पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होती है इसमें? सर ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक बनेगा आपका सर्वर जो कि ऑथेंटिकेट करेगा, और एक बनेगा आपका क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट। सर्वर और कौन क्या बनेगा? क्लाइंट। सर्वर क्या बनेगा सर? सर्वर कहेगा कि क्लाइंट आके मुझ पे ऑथेंटिकेट हो जाए, तो पहले मेरे पास क्रेडेंशियल होने चाहिए ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्लाइंट पे बनाएंगे एक यूजर नेम और पासवर्ड, और ये जो बंदा है क्लाइंट, ये लेके आएगा वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड। जब वो देखेगा कि वो वही यूजर नेम और पासवर्ड लेके आ रहा है ट्रिपल पी के अंदर, तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट लेके आएगा तो ऑथेंटिकेट। क्लियर है? दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती है इसमें, एक होती है पैप, एक होती है चैप। एक होती है पैप, दूसरी क्या होती है? चैप। पैप इज क्लियर टेक्स्ट, चैप इज एनक्रिप्टेड। पैप करके देखते हैं पहले। दोनों में पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आई देख ले क्या कर रहा है। यूजर नेम मी, पासवर्ड मी, है ना। इंटरफेस S4/0 में गए, ट्रिपल पी को बोला ट्रिपल पी तुम ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, किससे करो? पैप से करो। ठीक है सर। अब आपने क्या कहा? अब आपने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, ये बंदा है क्लाइंट, ये लेके जाएगा वो यूजर नेम और पासवर्ड। ट्रिपल पी हम पैप पे क्या कर रहे हैं? पैप सेंट यूजर नेम। यूजर नेम कौन सा भेजेंगे? मी। और पासवर्ड कौन सी भेजेंगे वहां पे? वन वे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं इसको। लाइन प्रोटोकॉल आप आ गई, देखो डाउन चली गई थी जब ऑथेंटिकेशन मिसमैच हुई थी, और फिर आप आ गई। क्लियर है? ये दिस इज वन वे, दिस इज नोन एज वन वे ऑथेंटिकेशन। क्लाइंट लेके जा रहा है, सर्वर के पास है। आप उल्टा भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सर्वर पे बना दो, है ना, और क्लाइंट से कॉल करा दो। ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा R2 पे यूजर नेम me1, पासवर्ड इज व्हाट? me1। इंटरफेस S4/0 में गए, क्या लिखा? ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन पैप। कोई फायदा नहीं है मगर इस ऑथेंटिकेशन का पैप का, बिकॉज इट इज क्लियर टेक्स्ट। इंटरफेस S4/0 ट्रिपल पी आप पैप करो, किसके लिए करोगे? सेंट यूजर नेम me1 और पासवर्ड क्या आएगा? me1। अब आ गई
लाइन प्रोटोकॉल, दैट इज नोन एज टू वे। मतलब देखो इसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, यहां से ये यूजर नेम और पासवर्ड लेके आ रहा था, दैट इज वन वे। अब इसके पास भी यूजर नेम और पासवर्ड है, ये बंदा यहां से भी लेके आ रहा है, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड, दैट इज नोन एज टू वे ऑथेंटिकेशन। ये हो गया वन वे और ये हो गया टू वे, क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चैट कैसे करेंगे, देखो थक गए हो मुझे भी पता है, 5 मिनट दो बस, हैं ठीक है, बस ऑथेंटिकेशन करा के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब बताओ है ट्रिपल पी IPCP राउट डिफॉल्ट, क्या हाँ उसमें क्या होता है, देखो इंटरफेस में गए S4/0, मैं सिर्फ कमांड चला के दिखा रहा हूँ कैसे चलेगी। ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन वही रहेगी, यूजर नेम और पासवर्ड इधर बना लिया है ना, ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगी, चैट, है ना, है अब एनक्रिप्टेड जाएगा। और इधर आके पैप की कमांड यहाँ से इस तरीके से बदल जाती है, ट्रिपल पी, करेक्ट है, ट्रिपल पी चैट, होस्ट नेम इज व्हाट, मी, एंड पासवर्ड विल बी व्हाट। इसी तरीके से आप टू वे भी कर सकते हो, लेकिन टू वे में एक प्रॉब्लम है, देखो याद रखना, चैप में जब आप टू वे कर रहे हो चैप में, तो इधर मान लो एक यूजर नेम रखा, इसकी एक हिडन कमांड है, ये भी हो जाता है, एक यूजर नेम रखा मान लो 1 और पासवर्ड रखा 2, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड, इधर से भेजा कोई दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिकेशन हो गई। जब आप इधर के लिए यूजर नेम और पासवर्ड बना रहे हो तो याद रखना टू वे ऑथेंटिकेशन में आप यूजर नेम तो कुछ भी रख लो, 15 रख लो, 10 रख लो, लेकिन जब आप पासवर्ड रखोगे तो वो सेम होना चाहिए। वो कई बार क्या होता है कि आपका राउटर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जब आप इधर से भेजोगे तो आपको पासवर्ड सेम भेजना पड़ेगा, लेकिन एक हिडन कमांड होती है, तो चाहे तुम सेम रखो चाहे डिफरेंट रखो कोई दिक्कत नहीं है, वो कम्युनिकेट करा देती है। डिफरेंट पासवर्ड डिफरेंट में भी, किसमें, चैप में। चैप कहता है कि अगर टू वे कर रहे हो तो टू वे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड सेम होना चाहिए। वो उसकी एक एल्गोरिदम है, बहुत लंबी चौड़ी एल्गोरिदम है वो, कि वो कैसे कैलकुलेट करता है, क्या करता है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तो उस तरीके से है वो सारा खेल, है ना, वो आप CCI में पढ़ना, ठीक है, उसकी एल्गोरिदम पढ़ना CCI में, फिर उसमें पासवर्ड किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, कैसे चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से पासवर्ड कैलकुलेट होता है कि पासवर्ड सेम रहना चाहिए, क्या रीज़न है, वो सारे आप वहाँ पढ़ो, ठीक है सर। उसके बाद गाइस एक कंसेप्ट आता है ट्रिपल POE का। अब देखो ये एडवांटेजियस तो है ही, डिफॉल्ट राउट डालना नहीं पड़ता है, किसी को भी एनकैप्सुलेट कर लेता है, तो हमने एक कंसेप्ट लेके आए, हमने कहा कि यार ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, आई एग्री, लेकिन अगर मैं इथरनेट पे यूज़ करूं तो एनकैप्सुलेशन तो होता नहीं, वहाँ तो मैक एड्रेसेस होते हैं। देखो हमारे पास फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस पे एनकैप्सुलेशन नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, मैक एड्रेस, इथरनेट का मैक एड्रेस, है ना, और इथरनेट का मैक एड्रेस में फिर पैकेट एनकैप्सुलेट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई भी, मान लीजिए अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पे गया और डिलीट करा, और यहाँ पे मैंने इसकी बजाय एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस लगा दिया। मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देके जा रहा हूँ इसका, ठीक है। अब आप एनकैप्सुलेशन तो चला ही नहीं सकते, आप चले जाओ, देखो R1 पे जाओ, इंटरफेस पे जाओ, F0/0 पे एनकैप्सुलेशन की कमांड चला लो, अगर चल जाए तो चलेगी ही नहीं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, क्या, यहाँ पे हम सर्वर पे एक कंसेप्ट लेके आएंगे कि सर्वर पे बनेगा वर्चुअल टेम्पलेट। क्या बनता है, वर्चुअल टेम्पलेट, और क्लाइंट पे क्या बनेगा, डायलर इंटरफेस। जो सारे काम ट्रिपल पी फिजिकल इंटरफेस पे करके दिखा रहा था, वो अब फिजिकल इंटरफेस पे करके नहीं दिखाएगा,
वो किस पे करके दिखाएगा? वर्चुअल टेम्पलेट पे और डायलर इंटरफेस पे। मजे की बात यह है कि आप इनको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते अपने फिजिकल इंटरफेस में। You cannot call them directly on your physical interfaces. You will have to go and call this guy on a BBA group. एक BBA ग्रुप बनेगा, आप उस ग्रुप को यहाँ कॉल करोगे फिजिकल इंटरफेस पे। उसी तरीके से डायलर इंटरफेस में आप एक पूल बनाओगे और पूल को कहाँ कॉल करोगे? इस इंटरफेस के ऊपर। करके दिखा दूँ? ठीक है सर, तो आज की कक्षा समाप्त और इसी के साथ आपका CCNP भी समाप्त हो गया है सर।